पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। जहां एक और भारत ने कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पाकिस्तान अब युद्ध की धमकी देने लगा है और कहता है कि अगर पानी रोका तो युद्ध होगा। भले ही पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा हो, कह रहा है हमारे पास परमाणु बम है, दिखाने के लिए नहीं रखे। बात तो सही है, दिखाने के लिए तो किसी ने भी नहीं रखे, हमने भी नहीं रखे। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर एक समय वाजपेयी जी ने कहा था कि परमाणु बम से हमें भले ही कुछ खास नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। सारी बातें एक तरफ, और रामायण का एक किस्सा याद आता है कि रामायण के अनुसार जब रावण अपने अंतिम समय में मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास जाकर उससे कुछ ज्ञान लो, क्योंकि वह महान विद्वान, योद्धा और कुशल प्रशासक भी था। लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण ने उन्हें 3 शिक्षाएं दी। पहली बात कि सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने कहा कि जब भी कोई अच्छा कार्य करने का विचार मन में आए तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। मैंने सीता माता का अपहरण तो तुरंत कर लिया, लेकिन राम से मित्रता करने के सुझाव पर देर करता रहा, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बात, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि उसने राम और उनकी सेना को कमज़ोर समझा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वह सोचता रहा कि बानरों और एक साधारण मनुष्य से क्या खतरा होगा, लेकिन वही उसके विनाश का कारण बने। तीसरी बात, अपने रहस्यों को कभी भी किसी पर पूरा विश्वास करके ना बताएं। रावण ने कहा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, मतलब उसकी नाभि में अमरता, मतलब कि जो अमृत था, वो अपने भाई विभीषण को बताया, जो बाद में राम की ओर चला गया, और उसी ने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। खैर, ये बातें तो सेती युग की हैं, लेकिन कहते हैं कि आज के ज़माने में ये 3 बातें लोगों को फॉलो करनी चाहिए। पाकिस्तान कितना भी कमज़ोर हो, उसकी आर्थिक हालत खस्ता हो, भले ही हाथ में कटोरा हो, लेकिन फिर भी हमें उसे कमज़ोर नहीं समझना है। देखिए, लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं, लेकिन युद्ध शुरू तो एक तरफ से होता है, ख़त्म दोनों तरफ से ही होता है। देखिए, वॉर तो शुरू हो जाती है, लेकिन उसको खत्म होने में कितना वक्त लगेगा ये किसी को भी नहीं पता होता है। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने को कहा है। आज उसकी प्रैक्टिस हुई, कल शाम को मॉक ड्रिल होगी। देखिए, मॉक ड्रिल में क्या होगा कि सायरन बजाए जाएंगे, सिटीजन और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होगी कि इमरजेंसी में खुद को कैसे बचाना है और लोगों को कैसे बचाना है। मुख्य इमारतों को ढका जाएगा ताकि दुश्मन उन पर हमला ना कर पाए, जैसे ताजमहल को ढका गया था विश्व युद्धों के समय। देखिए, वॉर इमोशनल काम नहीं, ये वॉर है, और वॉर इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से लड़े जाते हैं। खैर, जब युद्ध शुरू होता है तो क्या सिचुएशन होती है और सरकार क्या क्या कर सकती है, ये आपको बता देता हूँ। जब देश में युद्ध की स्थिति होती है तो सरकार कई कदम उठाती है ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की रक्षा हो सके। युद्ध के समय सरकार कुछ नियमों को लागू करती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, सेना को सक्रिय करना। सरकार अपनी सेना, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना को युद्ध के लिए प्रॉपर तैयार करती है। सैनिकों को सीमा पर तैनात किया जाता है। रक्षा उपकरण जैसे हथियार, टैंक, विमान आदि को एकदम यूज करने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको बड़ी हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी, ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा इस पे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनीवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है। खुशकिस्मती से मैं इसमें पढ़ाता हूं, इसका इंस्ट्रक्टर हूं। जिनीवा में मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। तो जिनकी प्रताड़ना बढ़ती है, लड़ाई, उनकी सफरिंग और प्रताड़ना कम हो, तो ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं, ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है। तो जब ये एक्सरसाइज कराई जाएगी, और सारी कंट्रीज ने जिन्होंने जिनीवा कन्वेंशन साइन किया है, उन्होंने सिविल डिफेंस को भी अब तो ट्रेन करने का पूरा बीड़ा उठाया है। ये रेटिफाइड है पार्लियामेंट में। पर इसके ऊपर अगर कम तवज्जो कोई कंट्री देती है, कोई ज्यादा देती है, वो दूसरी बात है। पर हमारी 71 में बड़ा इसके ऊपर तवज्जो दी गई थी और इसके ऊपर बहुत ही खुलासे से खुल के काम हुआ था। अब ये बात हो रही है, इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि एयर रेड आ रहा है या मिसाइल अटैक होने वाला है, पब्लिक किस तरीके से अपना ब्लैकआउट करेगी
और किस तरीके से वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में जाएगी, ट्रेंचेस या बंकर्स बनाए जाएंगे, उनमें प्रावधान होगा। जो घायल हो जाएंगे उनको किस तरीके से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाएगा, उनको वुंडेड्स को किस तरीके से सेव किया जाएगा। जो बॉम्ब्स गिरते हैं उनको, वो जो एक्सप्लोड नहीं होते, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स उनको क्लीन करेगी। जो डेब्रे में लोग धंस जाते हैं उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशंस और ब्लैकआउट्स, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस करती है। आपातकाल की घोषणा। युद्ध की स्थिति में सरकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर सकती है। इससे सरकार को थोड़े विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे कि संसाधनों पर नियंत्रण, नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी, तुरंत एक्शन लेने की पावर। तीसरा, नागरिक सुरक्षा। आखिरकार सरकार को लोगों की सुरक्षा भी करनी होगी। सरकार नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए बॉम्ब शेल्टर और निकासी योजना, एग्जिट प्लान्स और आपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल, फूड प्लान्स को तैयार करती है। चौथा और सबसे खास, कम्युनिकेशन। सरकार युद्ध की स्थिति में नागरिकों को जानकारी देने के लिए रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया का उपयोग करती है। साथ ही दुश्मन के दुष्प्रचार को रोकने के लिए सेंसरशिप भी लागू कर सकती है। पांचवा, फाइनेंशियल कंट्रोल। युद्ध के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, इसलिए सरकार टैक्स बढ़ा सकती है और वॉर बॉन्ड जारी कर सकती है, जैसे कि आवश्यक वस्तुएं जैसे ईंधन हो गया, अनाज हो गया, ये राशनिंग शुरू कर सकती है। ये तो वह सब है जो सरकार कर सकती है। अब बात करते हैं वॉर के टाइम जो रूल्स लागू होते हैं। पहला, कर्फ्यू। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में रात के समय कर्फ्यू लागू हो सकता है, जिससे लोग घरों से बाहर न निकलें। यह सुरक्षा और जासूसी रोकने के लिए होता है। दूसरा, राशनिंग। फूड सामग्री, ईंधन और अन्य जरूरी चीज़ों की कमी को रोकने के लिए सरकार राशन कार्ड के जरिए सीमित मात्रा में सामान बांटती है। तीसरा, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल। फ़ोन और इंटरनेट पर निगरानी बढ़ सकती है ताकि दुश्मन को कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना मिले। कई बार सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। चौथा, प्रेस सेंसरशिप। समाचार पत्र, टीवी चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खबरों को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि युद्ध से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी लीक ना हो। पांचवा, आवाजाही पर प्रतिबंध। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यात्रा पर रोक लग सकती है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सड़कें बंद हो सकती हैं या फिर सैन्य उपयोग के लिए खुली रह सकती हैं। पांचवा, आपातकालीन कानून। सरकार विशेष कानून लागू कर सकती है, जैसे सशस्त्र बल विशेष अधिकार नियम, जिसे हम अफसपा भी कहते हैं। ये कई विशेष क्षेत्र में ही लागू होता है और वो युद्ध के टाइम देखते हैं सरकार कहाँ पर लागू कर सकती है, कहाँ नहीं, और मजबूरी में भर्ती कर सकती है सरकार। वैसे इंडिया में ये सब होता नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल आर्मी है और इंडिया में ये सब बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक मजबूत सेना है और ये एक पाकिस्तान पर नहीं बल्कि दो पाकिस्तान पर भी भारी पड़ सकती है। अब ऐसा कब हुआ, इसकी बात करें तो भारत में 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था, 1965-71 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तो सरकार ने आपातकाल लागू किया था, राशनिंग शुरू की थी और ब्लैकआउट्स किए थे, जैसे नियम भी लागू किए थे ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से बचा जा सके। करगिल वॉर में भी थोड़े लिमिटेड कानून लागू किए थे, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि हमें यहाँ और इस समय तक फतह करनी है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ये तो कोई नहीं बता सकता। खैर, आपको बता दूं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें, ड्रिल भी करें और सबसे बड़ी बात, लोगों की हेल्प करें और वॉलंटियर बने।